नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज के टॉप न्यूज में हम चर्चा करेंगे पश्चिमी यूपी के लिए। पश्चिमी यूपी के 5 ऐसे अपडेट्स सामने आ रहे हैं एनडीए या इंडिया की बढ़त का, जिससे पता चल जाएगा पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी जिस तरह अपने कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है, वह उसके जंग जीतने के कमजोर होते भरोसे को दर्शाता है। विपक्ष अपनी सबसे मजबूत जमीन पर क्यों कमजोर नजर आ रहा है? पश्चिमी यूपी का जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उसमें विपक्ष अपने सबसे खास मैदान में ही बीजेपी को चैलेंज देने में कमजोर साबित हो रहा है। पश्चिम यूपी का इलाका हमेशा से बीजेपी विरोधी वोटों के लिए उर्वर रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को ध्यान में रखकर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी को यहां हराना आसान था, पर बीजेपी यहां भी मजबूत दिख रही है। तो इसमें विपक्ष की रणनीति को ही दोष दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में जो परिस्थितियां उभर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का पहला राउंड पश्चिमी यूपी में जीत लिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह विपक्ष अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे पहली बात, सपा कैंडिडेट तय करने में ही कंफ्यूज है। अब तक दर्जन भर कैंडिडेट बदले गए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, यानी कि कुल मिलाकर करीब 20 दिन ही बचे हैं और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर ही कंफ्यूज है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर कैंडिडेट के नाम को लेकर जो कंफ्यूजन दिखाया है, वो समाजवादी पार्टी की आंतरिक कमजोरी को दिखा रहा है। जब पार्टी जीत रही होती है तो किसी का दबाव नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर आजम खान के दबाव में जिस तरह अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को लेकर उधेड़-बुन में फंसे हैं, वो बताता है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कम हुई है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यानी 27 मार्च को दोनों ही सीटों से दो उम्मीदवारों ने खुद को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बताते हुए पर्चा दाखिल किया है। यह हाल उन लोकसभा सीटों का है जहां 2019 में पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय हासिल की थी। यह कहानी सिर्फ मुरादाबाद और रामपुर का ही नहीं है। पश्चिमी यूपी के बदायूं, मिश्रिख और गौतम बुद्ध नगर समेत कई सीटों पर अब तक प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, फिर उन्हें आजमगढ़ भेज दिया गया। शिवपाल को बदायूं से टिकट तो मिला, पर वो अपने बेटे को यहां से लड़ाना चाहते हैं। इसी तरह मिश्रिख सीट पर करीब 3 बार टिकट बदला गया। इसी तरह बिन्नौर, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में टिकट बदले गए। इतना भयंकर तब है जब मुकाबला बीजेपी जैसे संगठित लड़ाई लड़ने वाले से है। अखिलेश को अभी भी पुराने जमाने में ही जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है जब मुकाबला कांग्रेस से होता था। दूसरी बात, सपा बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट से क्यों दूरी बनाई? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह मुस्लिम कैंडिडेट से अपनी दूरी बनाई है, वह विचारणीय है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यूपी में आधार मुस्लिम वोटर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तो आधार ही मुस्लिम और यादव वोट रहा है। इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि सिर्फ 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि 7 सीटों पर बीएसपी ने। सवाल यह है कि पश्चिम यूपी में कई सीटों पर 30 से 45% तक मुस्लिम है, वहां से भी हिंदू कैंडिडेट देने का क्या मतलब हो सकता है? सभी पार्टियां बीजेपी क्यों बनना चाहती हैं? बीजेपी ने घोषित रूप से केरल को छोड़कर कहीं से भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीएसपी ने भी मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बरेली, श्रावस्ती आदि सीटों पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। सबको लग रहा है कि ऐसा करने पर उनसे हिंदू वोट बिखर सकते हैं। बीजेपी से लड़ाई में सपा बसपा अपना मूल खो रहे हैं। तीसरी बात उठकर आ रही है, बीएसपी ने लगाया कांटा और आरएलडी ने खेल ही पलट दिया। 2019 के चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। नतीजा यह निकला कि बीजेपी को यूपी में कई सीटें गंवानी पड़ गई थी।
कुल 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने तो समाजवादी पार्टी ने कुल 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब की बार माहौल अलग है। बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। दूसरे आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। इससे विपक्ष को जाट वोटरों का आसरा भी छिनता नजर आ रहा है। जाहिर है कि मामला फिर एक बार त्रिकोणी हो गया है। यह सही है कि बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर में है, फिर भी उसे कमजोर मानना भूल ही होगा। कहा जाता है कि मरे से मरे हालात में भी बीएसपी का 12% वोट कहीं नहीं गया है। वैसे भी पश्चिम में कई सीटों पर दलित आबादी की संख्या ठीक ठाक है। इन्हें जब कोई मजबूत कैंडिडेट मिल जाता है तो फिर बीएसपी कमाल दिखाती रही है। जिस तरह बीएसपी ने सहारनपुर, अमरोहा और कन्नौज से मुस्लिम कैंडिडेट घोषित कर रखा है, उसे देखते हुए कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि पश्चिम यूपी की लड़ाई फिर एक बार त्रिकोणीय होने वाली है और यह त्रिकोणीय लड़ाई हमेशा से बीजेपी के लिए फायदेमंद रही है। अगली बात निकल कर आ रही है कि बदायूं डबल मर्डर केस का भी इस पर असर पड़ेगा। बदायूं डबल मर्डर केस ने बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी में वही काम किया है जो राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड में हुआ था। बदायूं में 2 बच्चों को घर के सामने दर्जी की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद नामक 2 भाइयों ने मिलकर मार डाला, जिसमें साजिद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया। जावेद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर का विरोध करके हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का मौका दे दिया है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे जबरदस्त तरीके से भुनाएगी। चंद्रशेखर उर्फ रावण को भी साधने में असफल है विपक्ष। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर आंशिक ही सही चंद्रशेखर उर्फ रावण के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन की ओर से 1 सीट मिलेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि नगीना लोकसभा सीट पर सपा के समर्थन से चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से मनोज कुमार के नाम की घोषणा कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस चौंकाने वाले फैसले को चंद्रशेखर के लिए एक बड़ा झटका माना गया है। पर अब नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने नगीना सुरक्षित सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने यहां से ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। गिरीश चंद्र यहां से सांसद बने थे। हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण इस सीट से चुनाव न जीत सके, पर इतना तो तय है कि आजाद समाज पार्टी के साथ रहने से दलित वोटों के लिए एक माहौल तो बनता ही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए या इंडिया की बढ़त इन आंकड़ों से कैसी रहेगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।